बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट एडवेंचर इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। चीकाई ने आंखें खोली और फिर वो उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर चार्ली की खाली जगह देखकर चौंक पड़ा। उसकी नजर बेख्तियार ईरा के अलग खेमे की तरफ उठ गई और फिर ईरा के खेमे का खुला हिस्सा देखकर वो हैरान रह गया। खेमा खाली था, वहां ईरा दिखाई ना दे रही थी। ये क्या, ये सुबह सुबह चार्ली और मिस ईरा कहाँ गायब हो गए हैं? चीकाई ने हैरत भरी लहजे में कहा। उसके सारे साथी इसी तरह सोए हुए थे। चीकाई उठा और ईरा के खेमे की तरफ बढ़ गया। वहां ईरा का सफरी बैग भी मौजूद नहीं था। वो तेजी से वापस आया और फिर ये देखकर एक तवील सांस लेकर रह गया कि चार्ली का सफरी थैला भी मौजूद नहीं था। चीकाई ने पहले सोचा कि वो अपने साथियों को जगाकर चार्ली और ईरा के गायब होने के बारे में बताए, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर जिप लगी हुई थी। वो जिप खोलकर बाहर आया और फिर इर्द गिर्द का इलाका चेक करना शुरू हो गया। इसे जूलिया और इमरान के कदमों के निशान बर्फ पर मिल गए थे और आगे जाते ही इसे ऐसे निशानात दिखाई दिए जैसे वहां दो ताकतवर बर्फानी रीछ आए हों और उन्होंने एक साथ चार्ली और ईरा पर हमला कर दिया हो। रीछों ने इन दोनों को शदीद जख्मी किया हो और फिर वो इन्हें हलाक करके उनकी लाशें घसीटते हुए ले गए हों। लगता है इन दोनों ने हमें छोड़कर वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मैंने चार्ली को बताया भी था कि ये इलाका भेड़ियों और बर्फानी रीछों का इलाका है। अकेले जाकर उन्होंने गलती की है और रीछों ने इन पर हमला करके इन्हें हलाक कर दिया। बेचारे दोनों बेमौत ही मारे गए, चीकाई ने बेहद ताज्जुब भरे लहजे में कहा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये लोग हमारे साथ आगे नहीं जाना चाहते थे तो फिर ये यहाँ तक आए ही क्यों थे, और अगर इन्हें वापस ही जाना था तो फिर ये मुझे बताए बगैर खामोशी से क्यों निकले थे? अगर ये मुझसे कह देते तो मैं या मेरे साथी ने वापस छोड़ आते, चार्ली ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। वो तेजी से वापस मुड़ा और दोबारा खेमे में आ गया। अब अपने साथियों को जगाने और उन्हें चार्ली और ईरा के गायब होने और इनके रीछों का शिकार बनने के बारे में बताना जरूरी था। इसलिए इसने सबको जगाया और उन्हें चार्ली और ईरा के गायब होने और बाहर मौजूद खून और इन पर रीछों के हमले के बारे में बताने लगा। सब ये सुनकर हैरत ज़दा रह गए कि चार्ली और ईरा को लेकर और इन्हें यहाँ छोड़कर वापस जाना चाहता था। ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर चार्ली को इस तरह छुपकर अपनी साथी लड़की के साथ बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो हमें बताकर भी तो जा सकते थे, चीकाई के एक साथी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे भी हैरत हो रही है। अगर चार्ली और मिस ईरा ने वापस ही जाना था तो हमें बताकर चले जाते। हमने कौन सा उन्हें रोक लेना था? कम से कम वो इस तरह रीछों का शिकार तो ना बनते, चीकाई के दूसरे साथी ने कहा। अपना सामान चेक करो, चीकाई ने कहा। तो वो सब अपना सामान चेक करने लगे। चीकाई ने अपना थैला ढूंढना चाहा, लेकिन उसका थैला ना मिला। मेरा थैला नहीं है, चीकाई ने कहा। क्या मतलब? तुम्हारा थैला कहाँ जा सकता है? चेक करो, यहीं कहीं होगा, उसके साथी ने कहा। नहीं, मैंने चेक कर लिया है। लगता है वो दोनों मेरा थैला भी अपने साथ ले गए थे, चीकाई ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन क्यों? उन्हें तुम्हारा थैला अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? उसके साथी ने कहा। मैं नहीं जानता। चलो जल्दी करो, अपना सामान उठाओ और खेमे समेटो। हम इन निशानों के पीछे जाते हैं, शायद कहीं हमें उनकी लाशें मिल जाएं। उनके थैले और मेरा थैला भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मेरे थैले में मेरा बहुत सा जरूरी सामान था, चीकाई ने कहा। तो वो सब तेजी से अपना सामान समेटने लगे। सामान समेट के वो खेमों से बाहर आए तो बाकी अफराद ने खेमे खोले और फिर समेटना शुरू कर दिए। जल्दी करो, रीछ इनकी लाशें दूर नहीं लेकर गए होंगे, चीकाई ने कहा। तो वो सब इस तरफ चलना शुरू हो गए जहां खून और लाशों की घसीट कर ले जाने के निशान बने हुए थे। 1 किलोमीटर चलते रहने के बाद वो ढलवानी मोड़ के पास आ गए तो बे इख्तियार ठिठक कर रुक गए। ढलवानी रास्ते के पास चीकाई के थैले का सामान बिखरा पड़ा था। ये तो मेरा सामान है, चीकाई ने परेशानी के आलम में कहा। यहाँ तो जगह जगह दो इंसानी लाशों के घसीटे जाने के निशानात दिखाई दे रहे हैं और ये निशान इस ढलवान की तरफ जा रहे हैं, एक आदमी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, दोनों रीछ में सर चार्ली और इसकी साथी लड़की ईरा को घसीट कर इस ढलवानी रास्ते पर लाए होंगे। और फिर रीछों की आदत है, वो एक दूसरे के शिकार पर झपटते रहते हैं। लगता है यहाँ इनमें जबरदस्त झपटा झपटी हुई है और इसी झपटा झपटी में वो लाशों समेत इस ढलवानी खाई में गिर गए हैं। नीचे भी खून ही खून दिखाई दे रहा है, चीकाई ने ढलवानी रास्ते पर झुकते हुए देखते हुए कहा। तो इन सब के चेहरे सुत गए। वो अपनी गलती की वजह से इस हादसे का शिकार बने हैं।
इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, चीकाई के एक और साथी ने कहा। हाँ, उन्होंने अकेले वापस जाने का सोचकर ही गलती की थी, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, एक और आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। अब क्या हो सकता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उन्हें शायद इनकी मौत ही खेमे से बाहर ले गई थी, एक और शख्स ने संजीदगी से कहा। तो क्या हम नीचे जाकर इन्हें तलाश करें, एक और आदमी ने चीकाई से मुखातिब होकर पूछा। नहीं, हम इस खाई में उतरने की हिमाकत नहीं कर सकते। खाई इंतहाई गहरी है, इसमें कोई गिर जाए तो इसकी वापसी नामुमकिन होती है, चीकाई ने कहा। अब क्या करें, चीकाई के एक साथी ने कहा। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो होना था हो गया। वो अपनी हिमाकत का शिकार हुए हैं, अब मुझे बॉस को कॉल करके इनकी मौत के बारे में बताना होगा, चीकाई ने कहा, और साथ ही उसने कोट की जेब में हाथ डाला और जदीद और लॉन्ग रेंज का एक ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देना शुरू कर दी। हेलो हेलो, SS5 कॉलिंग, हेलो हेलो, ओवर, उसने दूसरी तरफ कॉल देते हुए कहा। यस, SS1 अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज सुनाई दी। चीकाई बोल रहा हूं बॉस, ओवर, चीकाई ने मौदबाना लहजे में कहा। कोड बताओ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ब्राइट सन, ओवर, चीकाई ने कहा। ओके, क्या रिपोर्ट है चीकाई, ओवर, बॉस ने पूछा। वो दोनों बर्फानी रीछों का शिकार बन गए हैं बॉस, ओवर, चीकाई ने जवाब दिया। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो, ओवर, दूसरी तरफ से बॉस ने चौंकते हुए कहा। उन्होंने शायद हमारे साथ मजीद सफर करने का प्रोग्राम बदल दिया था बॉस। पॉइंट 6 पर जब हम सब गहरी नींद सो गए तो वो खामोशी से उठे और फिर वो अपना सामान लेकर खेमों से निकल गए और फिर वो वापस इस रास्ते की तरफ चल पड़े जिस तरफ से वो आए थे। जिस रास्ते पर वो गए थे वहां 2 बर्फानी रीछ मौजूद थे। इन रीछों ने उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शायद हलाक हो गए और रीछ उनकी लाशें घसीट कर ले गए। हमने इन निशानों का ताकुब किया, निशान एक खाई तक आ गए। यहाँ रीछों ने एक दूसरे का शिकार छीनने के लिए एक दूसरे पर हमला किया और फिर इनकी लाशों समेत खाई में गिर गए, चीकाई ने कहा। और फिर वो बॉस को बर्फ पर घिसटने के निशानात और खून के निशानात के साथ साथ खाई तक मौजूद तमाम निशानात के बारे में तफसील बताने लगा। लेकिन इन्हें इस तरह खामोशी से वापस जाने की क्या जरूरत थी? और तुम बता रहे थे कि वो अपने सामान के साथ तुम्हारा थैला भी ले गए थे, ऐसा क्यों किया था उन्होंने, ओवर, बॉस ने हैरत भरी लहजे में कहा। इस बात पर तो मुझे भी हैरत है बॉस कि वो अपने साथ मेरा सामान भी क्यों ले गए थे, लेकिन इनका बाहर आना और वापस जाना इनकी मौत का बायस बना है, ओवर, चीकाई ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों वाकई रीछों का शिकार बने हैं और रीछ इनकी लाशों समेत खाई में गिर चुके हैं, ओवर, बॉस ने कहा। यस बॉस, हालात और शवाहिद तो ऐसे ही हैं और यहाँ हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, ओवर, चीकाई ने जवाब देते हुए कहा। हालात और शवाहिद को छोड़ो, अपनी राय बताओ। अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये दोनों वही हैं तो क्या ये इतनी आसानी से हलाक हो सकते हैं, ओवर, बॉस ने कहा। नो बॉस, मैं इनसे मुतमईन नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हमें डॉज देने के लिए किया गया हो। बज़ाहिर सब निशानात असल हैं और खून भी असली ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे शक है कि इन पर किसी रीछ ने हमला नहीं किया था, ओवर, चीकाई ने कहा। इस ख्याल की वजह, ओवर, बॉस ने पूछा। बर्फानी रीछों के हमलों के अंदाज से मैं बखूबी वाकिफ हूँ बॉस। बर्फानी रीछ इंसानी गोश्त से ज्यादा खून को तरजीह देते हैं। वो बर्फ पर बिखरा हुआ खून चाट लेते हैं, लेकिन यहाँ खून पर ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं है कि किसी रीछ ने इनका खून चाटा हो। इसके अलावा खाई के पास मेरे थैले का ही सामान बिखरा हुआ है। उनके पास भी सामान था, उनके सामान में से हमें कुछ भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि खाई में एक ही जिस्म के घिसट कर नीचे जाने के निशानात हैं। ये निशान इंसानी जिस्म के हैं या नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने थैले से मेरा सामान निकालकर इसमें बर्फ भरी हो और इस थैले को भारी बनाकर नीचे फेंक दिया हो। अगर रीछों ने इन पर हमला किया होता और इनकी लाशों समेत नीचे गिरे होते तो यहाँ इन दोनों की लाशों और रीछों के गिरने के निशानात भी होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर, चीकाई ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर से डॉजी समझो, ये सब उन्होंने तुम्हें धोखा देने के लिए किया है। उन्हें यकीनन इस बात का पता चल गया होगा कि तुम कौन हो, इसलिए वो तुम्हें डॉज देकर निकल गए होंगे, ओवर, बॉस ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही लग रहा है, ओवर, चीकाई ने कहा। ये बताओ कि पॉइंट 6 के इर्द गिर्द कौन सा इलाका है और वहां आबादी वाले कितने कस्बे मौजूद हैं, ओवर, बॉस ने पूछा। यहाँ से 10 किलोमीटर शुमाल की तरफ कस्बा कोर्तू है बॉस,
और मशरिक की तरफ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और रीका नामी कस्बा है, लेकिन इस तरफ जाना नामुमकिन है। इन अतराफ में गहरी खाइयां और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उनसे बच निकलना उनके बस की बात नहीं है। ओवर, चीकाई ने कहा। तो फिर वो यकीनन कोर्टू की तरफ गए होंगे। तुम अपने साथियों को लेकर फौरन उस तरफ रवाना हो जाओ। सबसे पहले तुम बस अड्डे पर जाना। हो सकता है वो बस अड्डे की तरफ गए हों, ताकि कोई बस पकड़कर दारुल हुकूमत पहुंच सके। ओवर, बॉस ने कहा। यस बॉस, ऐसा मुमकिन है। मैं सारा इलाका चेक करके आपको रिपोर्ट दूंगा। ओवर, चीकाई ने कहा। ओके, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो और वो जहां भी नजर आए बेशक इन्हें गोलियां मार देना, क्योंकि वो जिस तरह से तुम्हें डॉज देकर निकले हैं, इससे इन पर शक बढ़ जाता है कि वो यकीनन इमरान ही था और उसके साथ आने वाली लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हो सकता है। ओवर, बॉस ने कहा। यस बॉस, ओवर, चीकाई ने कहा। और बॉस ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। तो चीकाई ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर वो एक बार फिर वहां बने हुए निशानात और बिखरे हुए खून को देखने लगा। तुम इतनी आसानी से मुझे डॉज देकर नहीं निकल सकते इमरान। मैं चीकाई हूं। चीकाई को धोखा देना इतना आसान नहीं है। तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम मेरे हाथों से जिंदा बच नहीं सकोगे। चीकाई ने गुर्राहट भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो अपने साथियों के साथ दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया, जिस तरफ इमरान और जूलिया अपने पैरों के निशानात साफ करते हुए गए थे। आगे बढ़ते हुए चीकाई को ऐसे निशानात दिखाई दिए जैसे वहां बनने वाले पैरों के निशानात को साफ करके बर्फ की सतह बराबर करने की कोशिश की गई हो। गो के ये निशानात बेहद मध्यम थे, लेकिन चीकाई की तेज नजरों ने उन निशानात को चेक कर लिया और इन निशानों को देखते ही चीकाई के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे उसे यकीन आ गया हो कि वहां जितने भी निशानात थे वो सब उन्हें धोखा देने के लिए ही बनाए गए थे और इमरान और जूलिया जो इसके सामने चार्ली और ईरा बने हुए थे इसी रास्ते से बाहर चले गए थे। मेरी बात सुनो, किसी ने उनसे मुखातिब होकर कहा। तो इमरान तेजी से मुड़ा तो उसके सामने एक चट्टान के पीछे एक आदमी लंबे चौड़े जुस्से वाला मजबूत जिसामत का ताबाती नौजवान आदमी बाहर निकलकर इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने गर्म लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट थी। उसके पहलू में गाइडों वाला मखसूस थैला लटका हुआ था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। उसका लहजा बेहद सर्द था। मेरा नाम क्लारियो है और मैं गाइड हूं जनाब, इस आदमी ने इनके करीब आते हुए बड़े लजाजत भरे लहजे में कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। जूलिया के चेहरे पर भी सुकून आ गया। उन्हें पहले ऐसा महसूस हुआ था जैसे चीख आई या उसका कोई आदमी यहां तक पहुंच गया हो और उसने ही उन्हें आवाज देकर रोका हो, लेकिन वो गाइड था। क्या चाहते हो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। गाइड चाहिए जनाब, उसने पूछा। गाइड के लिए पूछने का ये कौन सा तरीका है? इमरान ने इसी अंदाज में कहा। ओह सॉरी जनाब, काफी दिनों बाद इस तरफ कोई दिखाई दिया था तो मैंने आपको पुकार लिया। आपको बुरा लगा तो रियली सॉरी। सॉरी जनाब, क्लैरियो ने नदामत भरे लहजे में कहा। क्या तुम सच में गाइड ही हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ जनाब, पिछले 10 सालों से मैं गाइड का काम कर रहा हूँ और इस इलाके में मेरे अलावा ऐसा कोई गाइड नहीं है जो आपको ये सारे इलाके दिखा सके, क्लारियो ने कहा। तो तुम इन सारे इलाकों से बखूबी वाकिफ हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, हमारा सारा ही खानदान यही काम करता है और यहाँ हम सबसे ज्यादा मालूमात रखने वाले गाइड हैं। हमारे पास ऐसी मालूमात हैं जो दूसरे गाइड्स के पास नहीं है, क्लारियो ने जवाब दिया। गुड, मुआवजा क्या लोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दिन भर का खर्चा आपके जिम्मे होगा जनाब। इन सब से हटकर मैं 10,000 यन लूंगा। अगर आप डॉलर्स की शक्ल में अदायगी करेंगे तो $500 होंगे, क्लैरियो ने कहा। $500? इमरान ने कहा। जी हाँ, दूसरे गाइड्स के मुकाबले में ये बहुत कम है जनाब, वरना सब मुंह फाड़कर 2,000 से $3,000 मांगते हैं और अलग से लूटने से भी बाज नहीं आते। लेकिन मैं जायज मुआवजा ही वसूल करता हूँ ताकि किसी पर बार ना पड़े, क्लारियो ने कहा। गुड शो, खासे ईमानदार लगते हो, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ जनाब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, क्लारियो ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। ओके, और हाँ एक बात और, इमरान ने कहा। वो क्या जनाब? क्लारियो ने पूछा। ये बताओ कि आप घोड़े या खच्चर मिल सकते हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, क्यों नहीं, यहाँ घोड़े भी मिल जाएंगे और गधे और खच्चर भी, जो आप पसंद करें, क्लारियो ने कहा। मेरी वाइफ तो शायद एक ही गधे को पसंद करती है, इसलिए तुम 3 खच्चर ले आओ।
वही ठीक रहेंगे। इमरान ने मुस्कुराकर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। तो जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। 3 खच्चर? वो किस लिए जनाब? खिलाड़ियों ने पूछा। एक मेरे लिए, एक मेरी वाइफ के लिए और तीसरा तुम्हारे लिए, इमरान ने कहा। ओह, समझ गया। ये बताएं कि आप अदायगी यन की शक्ल में करेंगे या डॉलर्स की जरूरत में? खिलाड़ियों ने पूछा। डॉलर्स में, इमरान ने जवाब दिया। तो आप मुझे $600 फी खच्चर के हिसाब से दे दें। मैं खच्चर ले आता हूँ, खिलाड़ियों ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और उसने जेब से डॉलर्स की गद्दी निकाली और उसमें से इसने 100 वाले नोट $9 निकालकर उसे दे दिए। खिलाड़ियों की नजरें इसकी गड्डी पर जमी हुई थी। गड्डी देखकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। आप यहीं रुकें, मैं 15-20 मिनट में खच्चर ले आऊंगा, खिलाड़ियों ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। खिलाड़ियों ने इनसे इजाजत ली और तेजी से इन चट्टानों की तरफ दौड़ते चला गया जिस तरफ से निकलकर वो आया था। ये क्या, तुमने इस पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लिया? वो गाइड ना हुआ तो फिर? जूलिया ने उसके जाने के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो वाकई ईमानदार आदमी है, मैंने उसकी आंखें पढ़ ली थी, वो हमें धोखा नहीं देगा। अलबत्ता वो हमारा शिकार करने का प्रोग्राम बना रहे, इमरान ने इत्मीनान भरी लहजे में कहा। हमारा शिकार? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। बातें वो ईमानदारी की कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसके सामने डॉलर्स की गड्डी निकाली तो मैंने उसकी आंखों में हिर्स और सफाकी देखी थी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि वो हमें हलाक करके हमसे डॉलर्स छीन ले। अब वो ऐसा ही करेगा, हमें किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर वो हमें हलाक कर सके और हमें लूट सके, इमरान ने कहा। ओह, तो ये बात है। लेकिन, जूलिया ने कहना चाहा। लेकिन क्या? इमरान ने पूछा। जब तुमने इसकी चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लिया था कि वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो फिर तुमने उसे अपने साथ रखने का फैसला क्यों किया है? जूलिया ने कहा। उसे यकीनन हमें ऊपर वाले रास्ते से नीचे आते देख लिया होगा। मैं नहीं चाहता कि वो किसी को इस बारे में बता सके, इमरान ने संजीदगी से कहा। ओह, तो तुम उल्टा इसका शिकार करने का प्रोग्राम बना रहे हो? जूलिया ने कहा। हाँ, मैं बतौर गवाह उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। मैं समझ गई, जूलिया बोली। समझ गई हो तो फिर ये भी सुन लो कि कोहे पेमाई की टीम में भी हमारी बाकायदगी से निगरानी की जा रही थी, इसलिए मुझे इस टीम से अलग होना पड़ा और वहां ऐसे इंतजाम करने पड़े कि वो लोग यही समझे कि हम बाहर निकलकर बर्फानी खूंखार रीछों का शिकार बन गए हैं, इमरान ने कहा। हाँ, निगरानी का तो मुझे भी पता चल गया था। वो सब हमारी तरफ ही मुतवज्जा रहते थे और हमारी हर बात पर ध्यान देते थे, खास तौर पर वो चीकाई, जूलिया ने कहा। चीकाई को मैंने हमसे अलग होकर लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर हमारे बारे में रिपोर्ट देते हुए भी चेक किया था। वो किसी बॉस से बात करता था और इसे अहकामात भी लेता था और चीफ उसे मुसलसल हम पर नजर रखने का कहता था। उसे हम पर शक था कि हम एक्रीमिया से महज कोहे पेमाई के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। चूंकि उनके पास इस बात का कोई प्रूफ ना था, इसलिए वो हमारी निगरानी कर रहे थे ताकि हमारी हकीकत का पता चला सके, इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद खिलाड़ियों 3 खच्चर लेकर वहां पहुंच गया। खच्चर बेहद कद काठ वाले और इंतहाई जानदार थे। वेरी गुड, तुम वाकई काम के आदमी हो, बड़ी अच्छी नस्ल के और इंतहाई सेहतमंद खच्चर लाए हो, इमरान ने तारीफ करते हुए कहा। इनके लिए मुझे जरूरत से ज्यादा डॉलर्स अदा करने पड़े हैं जनाब, खिलाड़ियों ने दांत न खोसते हुए कहा। कोई बात नहीं, जो भी खर्चा होगा मैं ही अदा करूंगा, इमरान ने कहा। शुक्रिया जनाब, आए बैठे, खिलाड़ियों ने कहा। ओके, इमरान ने कहा। उसने जूलिया को इशारा किया तो जूलिया खच्चर की रकाब पर पांव रखकर उस पर चढ़ी और इस पर इत्मीनान से बैठ गई। इमरान दूसरे खच्चर पर सवार हुआ तो खिलाड़ियों तीसरे खच्चर पर सवार हो गया और फिर उसने खच्चर पहाड़ी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। इमरान और जूलिया ने भी अपने खच्चर इसी तरफ मोड़ लिए थे और इन खच्चरों ने एक साथ ऐसा ऐसा कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। कहाँ ले जाओगे पहले? इमरान ने खिलाड़ियों से मुखातिब होकर पूछा। यहाँ जंगल भी है, बागात भी, और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो देखने के लायक हैं। जहां आप जाना पसंद करें उसी तरफ ले चलता हूँ, खिलाड़ियों ने कहा। जहां तुम मुनासिब समझते हो ले चलो, हम बारी बारी सब कुछ देखना पसंद करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो खिलाड़ियों ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है जनाब, मैं आपको पहले जंगल की सैर कराता हूँ। इस जंगल में इंतहाई कीमती और खुशबूदार दरख्त मौजूद हैं जो बर्फानी मौसम में खिलने वाले रंगीन फूलों से भरे होते हैं। वहां आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, खिलाड़ियों ने कहा। ओके, फिर चलो जंगल में, इमरान ने कहा। तो खिलाड़ियों ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने खच्चर को एड़ लगाकर उसकी रफ्तार तेज कर की। तो इमरान और जूलिया ने भी खच्चरों की रफ्तार बढ़ा दी।
खच्चर हमवार और नाहमवार रास्तों पर घोड़ों की सी बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वो काफी दूर आ गए और फिर गाइड ने अपने खच्चर को एक और रास्ते पर डाल दिया, जहां दूर एक घना जंगल दिखाई दे रहा था। इमरान और जूलिया ने भी खच्चर इसी तरफ मोड़ लिए। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल खच्चर दौड़ाते रहने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गए। जंगल वाकई बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जगह जगह दरख्तों की जड़ों में बर्फानी मौसम के फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू हर सू फैली हुई थी। इस खुशबू से उनके जहन मुअत्तर हो रहे थे और उन्हें माहौल बेहद खुला खुला और दिलकश मालूम हो रहा था। वो जंगल का नजारा करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इमरान गाइड की तरफ से चौकन्ना था और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जंगल में 1.5 किलोमीटर के अंदर आने के बाद खिलाड़ियों ने अपना खच्चर रोक लिया। सामने मजीद आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो इससे आगे ना जाना चाहता हो। इसे खच्चर रुकते देखकर इमरान और जूलिया ने भी खच्चरों को रोक लिया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आगे नहीं चलोगे? इमरान ने उसे मुखातिब होकर बड़े मासूम से लहजे में पूछा। नहीं, खिलाड़ियों ने अपना खच्चर इनकी तरफ मोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में अब सफाकियत उभर आई थी। वो इमरान और जूलिया की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो दोनों शिकार हों और वो उनका शिकारी। क्यों, आगे खतरा है क्या? इमरान ने इसी अंदाज में पूछा। आगे भी खतरा है और यहाँ भी। ये समझो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, खिलाड़ियों ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में सर्द मोहरी थी। मंजिल? क्या मतलब? कैसी मंजिल? इमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मंजिल का मतलब भी तुम नहीं समझते? मंजिल का मतलब होता है इख्तिताम, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता, खिलाड़ियों ने मुस्कुराते हुए कहा। इख्तिताम? लेकिन हमें तो अभी और आगे जाना है और बहुत कुछ देखना है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, इमरान ने कहा। आए हैं नहीं, आए थे कहो। यहाँ तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, इससे ना तुम अब आगे जा सकोगे और ना ही पीछे, खिलाड़ियों ने उछलकर खच्चर से उतरते हुए कहा। थे? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान ने पूछा। उसके लहजे में बदस्तूर मासूमियत थी, जैसे वो खिलाड़ियों के इरादों को समझ ना पा रहा हो। मैं तुम्हें मरहूम बनाकर तुम्हें लूटना चाहता हूँ और तुम्हारी खूबसूरत बीवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, अब समझे? खिलाड़ियों ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या है? इमरान ने रिवॉल्वर देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसे मौत का खिलौना कहते हैं, इससे निकलने वाली एक गोली तुम्हें अगले जहान में पहुंचा देगी, खिलाड़ियों ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मगर क्यों? तुम इतनी जल्दी मुझे अगले जहान में क्यों भेजना चाहते हो? अभी तो मैंने दुनिया देखनी है। मेरी अभी चंद रोज पहले शादी हुई है और मैंने अपनी बीवी को नजर भरकर भी नहीं देखा, इमरान ने बड़ी मायूस मासूमियत से कहा। अब कभी देखोगे भी नहीं, खिलाड़ियों ने कहा। नहीं भाई, इस खिलौने को अपनी जेब में रख लो। तुम मुझे लूटना चाहते हो तो लूट लो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम मेरी वाइफ को भी ले जाओ, मुझे जिंदा रहने दो। जिंदा रहूंगा तो मैं दूसरी और फिर तीसरी शादी भी कर लूंगा। दौलत और नई नई बीवियां मिल जाती हैं, लेकिन जिंदगी चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती, इमरान ने हिकलाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो आके खिलाड़ियों और उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से डर गया हो। उसे डरते देखकर खिलाड़ियों का सीना फूल गया था और वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था, जैसे इस जैसे बुज़दिल आदमी को लूटना उसके लिए वाकई बेहद आसान हो गया हो। क्यों मादाम, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? खिलाड़ियों ने जूलिया से मुखातिब होकर बड़े उबाशाना लहजे में कहा। क्या मतलब? जूलिया ने भी खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा। अब तो मैं इसके साथ नहीं, मेरे साथ रहना पड़ेगा, खिलाड़ियों ने कहा। और इसका क्या होगा? जूलिया ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे हलाक करके मैं यहीं पर दफना दूंगा, खिलाड़ियों ने सफाकाना लहजे में कहा। मम मेरी जान बख्श दो बड़े भाई, इस तमंचे को वापस अपनी जेब में रख लो, इसे देखकर मुझे खौफ आ रहा है, इमरान ने खौफ भरे लहजे में कहा। खच्चर से उतरो, खिलाड़ियों ने तहकमाना लहजे में कहा। क्यों? क्या मैं खच्चर पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। मैं तुम पर गोली चलाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा निशाना खता हो जाए और ये खच्चर मारा जाए। अगर ये मर गया तो इसके मालिक को मुझे भारी मुआवजा देना पड़ेगा और मुझे अपना नुकसान पसंद नहीं है। चलो जल्दी उतरो खच्चर से, खिलाड़ियों ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा बड़े भाई, मुझसे ज्यादा तो इस खच्चर की जान कीमती मालूम होती है, जो तुम इस पर तरस खा रहे हो और मुझ पर नहीं, इमरान ने कहा और खच्चर से उतर कर नीचे आ गया। चलो अब दोनों हाथ सर पर रखो,
और इस दरख्त के पास आकर खड़े हो जाओ, खिलाड़ियों ने सख्त लहजे में कहा। हाथ सर पर रखने की क्या जरूरत है बड़े भाई, कहो तो पैर सर पर रखकर भाग जाता हूं यहां से, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जैसा कह रहा हूं वैसे ही करो, नॉनसेंस, जल्दी, खिलाड़ियों ने चीखते हुए कहा। ठट ठट, ठीक है बड़े भाई, इमरान ने कहा, और फिर उसने दोनों हाथ सर पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दरख्त के पास आ गया। वो जानबूझकर खिलाड़ियों से मखसूस फासला रख रहा था ताकि अगर खिलाड़ियों फायरिंग करे तो वो सना गार्ड का मुजाहिरा करके गोलियों से बच सके। गोली मत चलाना बड़े भाई, जोरदार धमाका सुनकर मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे और मैं बहरा हो जाऊंगा, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। बकवास मत करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, खिलाड़ियों ने चीख कर कहा, और साथ ही उसने यकलख्त इमरान पर फायर कर दिया। इमरान की नजरें उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर के ट्रैगर की उंगली पर जमी हुई थी। जैसे ही उसने ट्रैगर दबाया, इमरान ने यकलख्त साइड में छलांग लगा दी। खिलाड़ियों के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली दरख्त में पेवस्त हो गई। उसे बचते देखकर खिलाड़ियों ने बेख्तियार होंठ भींच लिए और एक और फायर इमरान पर झोंक मारा, लेकिन गोली दरख्तों के दरमियान हवा में तैरती चली गई। इमरान एक बार फिर अपनी जगह छोड़ चुका था। अपना दूसरा निशाना भी खता होते देखकर खिलाड़ियों का मुंह हैरत से खुल गया और फिर वो लगातार इमरान पर फायरिंग करता चला गया। इमरान सनग आर्ट का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए खुद को भी गोलियों से बचा रहा था, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के रिवॉल्वर की सारी गोलियां खत्म हो गई और रिवॉल्वर खटखटा कर रह गया। तो वह वन्नकों की तरह इमरान को देखने लगा। ये कैसे हो गया? मेरा निशाना तो बेदाग है, फिर तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी, ये कैसे मुमकिन है? उसने हिलाती हुई आवाज में कहा। ठीक से निशाना नहीं लगाना आता तो ऐसे अहमकाना काम करते ही क्यों हो? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तुम कौन हो तुम? खिलाड़ियों ने इसकी तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। इंसानी भूत, इमरान ने कहा। इंसानी भूत? क्या मतलब? ये इंसानी भूत क्या होता है? खिलाड़ियों ने इसी अंदाज में कहा। मुझ जैसा ही होता है जो इंसान भी है, और तुम जैसे अहमकों के लिए भूत भी, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम वाकई कोई भूत हो, बहुत बड़े भूत, वरना मेरा एक निशाना भी आज तक खता नहीं गया और तुम पर मैंने सारा रिवॉल्वर खाली कर दिया है। लेकिन, खिलाड़ियों ने हिकलाते हुए कहा। उसने खाली रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और फिर उसने जेब से एक पतली धार वाला बड़ा सा खंजर निकाल लिया और उसे लेकर तेजी से इमरान की तरफ लपका। तुम मुझसे बच नहीं सकते, खिलाड़ियों ने सर्द लहजे में कहा और खंजर लेकर इमरान पर हमलावर हुआ। लेकिन इमरान भला उसके दाव में आने वाला कहाँ था? खिलाड़ियों ने करीब आते ही छलांग लगाकर इमरान पर खंजर से वार करने की कोशिश की और इमरान ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी, जिसके नतीजे में खिलाड़ियों एक दरख्त के तने से जा टकराया। वो तेजी से पलटा और फिर इसने एक बार फिर इमरान पर हमला करना चाहा, लेकिन इसी लम्हे इमरान की टांग चली और खिलाड़ियों के हाथ से खंजर निकलता चला गया। इससे पहले कि खिलाड़ियों संभलता, इमरान की टांग एक बार फिर हरकत में आई और इस बार उसकी लात पूरी कुव्वत से खिलाड़ियों के सीने पर पड़ी। खिलाड़ियों के हलक से जोरदार चीख निकली और वो हवा में उठकर पीछे की तरफ उड़ता हुआ एक बार फिर दरख्त के तने से जा टकराया और फिर धब से आकर नीचे गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और माहौल एक बार फिर खिलाड़ियों की तेज चीखों से गूंज उठा। इमरान ने करीब आते ही उसके सर पर जोरदार ठोकर मार दी थी। खिलाड़ियों साइड पर गिरा और फिर वो मुसलसल चीखता चला गया। इमरान की टांगें मशीनी अंदाज में चल रही थी और खिलाड़ियों के लिए इससे बचना मुश्किल हो रहा था। वो इमरान की ठोकरों से बेदम सा होता जा रहा था। जब उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो इमरान ने आगे बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ा और उसे एक झटके से उठाकर सीधा कर दिया और उसे धकेलता हुआ पीछे लेकर गया और एक दरख्त के तने के साथ लगा दिया। अब बोलो, लूटोगे हमें? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ कर दो, फॉर गॉड सेक, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे, खिलाड़ियों ने बुरी तरह से कराहते हुए कहा। कब से ये घनावना काम कर रहे हो? इमरान ने कहा। तुम मेरे पहले शिकार हो, खिलाड़ियों ने लरसते हुए लहजे में कहा। झूठ मत बोलो, सच बताओ वरना, इमरान ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास डॉलर्स की गड्डी देखकर मुझे लालच आ गया था और तुम्हारी बीवी भी बेहद हसीन है, जिसे देखकर मैंने इसे अपने साथ ले जाने का सोचा था, खिलाड़ियों ने खौफ से भरे लहजे में कहा। खुद को बड़े ईमानदार और जायज कमाने वाला कहते हो और हम जैसे लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो। तुम सच में जंगल के किसी खूंखार दरिंदे से कम नहीं हो और तुम जैसे खतरनाक दरिंदों को जिंदा छोड़ना हिमाकत होगी, इमरान ने गुर्रा कर कहा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे हलाक ना करो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझे $1 भी ना देना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, मेरी जान बख्श दो प्लीज,
खिलाड़ियों ने रो देने वाले लहजे में कहा। एक शर्त पर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मेरी जान बख्श दो, खिलाड़ियों ने कहा। क्या वाकई तुम इन सारे इलाकों के बारे में जानते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं बहुत अरसे से गाइड का काम कर रहा हूँ, दूर दूर तक के इलाके में देखे हुए हैं और इन इलाकों और रास्तों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, खिलाड़ियों ने कहा। ये बताओ कि शाबारी कस्बा यहाँ से कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। शाबारी कस्बा यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। इस तरफ से भी वहां रास्ता जाता है और कोतू कस्बे की तरफ से भी, खिलाड़ियों ने जवाब दिया। कोतू से कोई अंडरग्राउंड ट्रेन भी जाती है वहां? इमरान ने पूछा। हाँ, ब्रांच लाइन की ट्रेनें आती जाती हैं, खिलाड़ियों ने जवाब देते हुए कहा। आज ट्रेन किस वक्त जाएगी? इमरान ने पूछा। शाम 4 बजे, खिलाड़ियों ने अजियत भरे लहजे में कहा। इमरान ने उसकी गर्दन मजबूती से पकड़ रखी थी, जिससे उसे खासी अजियत का सामना करना पड़ रहा था। ओके, ये बताओ कि कोतू कस्बे की आबादी कितनी है? इमरान ने पूछा। 8000 के लगभग है, खिलाड़ियों ने पूछा। खिलाड़ियों ने कहा। फिर तो वहां ज्यादा पुलिस स्टेशन भी नहीं होंगे? इमरान ने कहा। हाँ, 2 पुलिस स्टेशन हैं, एक साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ, खिलाड़ियों ने जवाब दिया। स्टेशन की तरफ कौन सा पुलिस स्टेशन है? इमरान ने पूछा। साउथ पुलिस स्टेशन है उस तरफ, खिलाड़ियों ने कहा। जानते हो वहां कितने पुलिस के अफराद होते हैं? इमरान ने कहा। हाँ, वहां 60 से 70 पुलिस वाले होते हैं, खिलाड़ियों ने जवाब दिया। क्या अंडरग्राउंड ट्रेन शाबारी से आगे भी जाती है या ये उसका आखिरी स्टेशन है? इमरान ने पूछा। शाबारी आखिरी स्टेशन है, आगे दुश्वार तरीन पहाड़ियों और गहरी खाइयों के तवील सिलसिले हैं, इसलिए आगे कोई ट्रेन नहीं जा सकती, खिलाड़ियों ने कहा। तो फिर आगे मौजूद कस्बों में कैसे जाया जाता है? मेरी इत्तला के मुताबिक तो वहां ब्रांच सड़कें तक मौजूद नहीं है जिन पर कारें भी चल सकती हों, इमरान ने कहा। हाँ, इस तरफ बसें और कारें नहीं जाती और ना ही इस तरफ जाने के ऐसे कोई रास्ते हैं जिन पर कारें और बसें चल सकती हों, खिलाड़ियों ने कहा। तो क्या घोड़ों और खच्चरों पर भी वहां सफर नहीं किया जा सकता? इमरान ने पूछा। तुम जाना कहां चाहते हो? खिलाड़ियों ने पूछा। ओचान विलेज, इमरान ने कहा। ओह, ओचान विलेज तो यहाँ से बेहद दूर है, तकरीबन 800 किलोमीटर दूर, खिलाड़ियों ने चौंक कर कहा। बताओ, खच्चरों या घोड़ों पर वहां पहुंचा जा सकता है या नहीं? इमरान ने पूछा। हाँ, पहुंचा जा सकता है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, इन रास्तों पर घोड़े और खच्चर एक जैसी रफ्तार से ही चल सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कई दिन लग जाएंगे। अलबत्ता शाबारी कस्बे में एक प्राइवेट एजेंसी ने हेलीकॉप्टरों का बंदोबस्त कर रखा है जो दूसरे इलाकों तक माकूल मुआवजे पर लेकर जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहां जाकर हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करा सकता हूँ, खिलाड़ियों ने कहा। नहीं, हम हेलीकॉप्टरों से नहीं, इन खच्चरों पर ही वहां पहुंचना चाहते हैं, और वो भी किसी की नजरों में आए बगैर। अब अगर तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम हमें वहां ले जाओगे, कैसे लेकर जाओगे ये सोचना तुम्हारा काम है। अलबत्ता वहां पहुंचकर मैं तुम्हें बाकायदा मुआवजा अदा करूंगा और मुआवजे के तौर पर तुम्हें $50,000 दूंगा। बोलो, मंजूर है? इमरान ने उसकी गर्दन से हाथ हटाते हुए कहा। $50,000? ओह, $50,000 के लिए तो मैं तुम्हें ओचान विलेज तो क्या, ताबाद के किसी भी हिस्से में लेकर जा सकता हूँ, खिलाड़ियों ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। किस रास्ते से जाओगे लेकर हमें? इमरान ने पूछा। जंगल से जाने वाला ये रास्ता ज्यादा खतरनाक है, यहाँ भेड़ियों और बर्फानी रीछ ज्यादा है। अगर हम इस जंगल से निकल जाएं तो आगे का रास्ता साफ और सीधा है, हम इन रास्तों से आगे जा सकते हैं। ये तेज रफ्तार खच्चर हैं जो घोड़ों की रफ्तार से दौड़ते हैं, हम इनके जरिए 4 से 5 रोज में ओचान विलेज पहुंच सकते हैं, खिलाड़ियों ने कहा। इस तरफ कोई चेक पोस्ट मौजूद है? इमरान ने कहा। नहीं, इस तरफ कोई चेक पोस्ट नहीं है, ये ढलवानी और खतरनाक रास्ता है, इसलिए इस तरफ कोई नहीं आता जाता। मैं पुराना गाइड हूँ और मैं इन इलाकों के बारे में जानता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे रास्तों का इल्म है जो साफ हैं और हम इन पर सफर करके आसानी से ओचान विलेज तक पहुंच सकते हैं, खिलाड़ियों ने कहा। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखा। इस बार खिलाड़ियों के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो सच बोल रहा हो। तुम्हें नक्शा देखना आता है? इमरान ने पूछा। हाँ, गाइड नक्शा ना देख सके तो ये कैसे मुमकिन है, खिलाड़ियों ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और उसने थैले से एक नक्शा निकालकर दरख्त के तने के साथ फैलाकर लगा दिया। ये ताबाद का मुकम्मल नक्शा है और ये है वो जगह जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। अब इस नक्शे को गौर से देखो और हमें बताओ तुम हमें किन रास्तों से ओचान विलेज लेकर जाओगे।
इमरान ने कहा तो क्लारियो गौर से नक्शे को देखने लगा। फिर उसने एक जगह उंगली रखी और फिर वो इमरान को नक्शे पर बनी हुई लाइनों के बारे में बताने लगा कि वो किन किन रास्तों से उन्हें गुजारकर उचान विलेज पहुंचा सकता है। इमरान इससे मुकम्मल नक्शा समझ रहा था। उसने इन रास्तों में आने वाले खतरात के बारे में भी इससे तफसील पूछ ली। फिर उसने नक्शा तय करके कोट की अंदरूनी जेब में रखा और फिर वो क्लारियो को छोड़कर पीछे हट गया। इस दौरान जूलिया भी खच्चर से उतरकर नीचे आ गई थी। वो भी इनके पास खड़ी नक्शा देख रही थी। इसे ऑफ कर दो जूलिया, इमरान ने जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा तो क्लारियो बुरी तरह से उछल पड़ा। ऑफ? क्या मतलब? उसने हैरत से खौफ भरे लहजे में कहा। इमरान की बात सुनते ही जूलिया ने कोट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर से पहले के क्लारियो कुछ करता यकलख तड़तड़ाहट हुई और क्लारियो के हलक से जोरदार चीख निकली और वो लट्टू की तरह घूमता हुआ गिरता चला गया और साकित हो गया। अब जंगल के जानवर इसकी लाश की दावत उड़ाएंगे, इमरान ने कहा और अपने खच्चर की तरफ बढ़ गया। उसने जूलिया को भी खच्चर पर सवार होने के लिए कहा। जूलिया खच्चर पर सवार हुई तो इमरान ने अपना खच्चर आगे बढ़ा दिया। बर्फानी रीछ और भेड़िए दिन की बजाय रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं। हमें रात होने से पहले इस जंगल को अबूर करना है। जंगल से निकल गए तो हमें बर्फानी रीछों और भेड़ियों से कोई खतरा ना रहेगा, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। खच्चर वाकई घोड़ों की सी तेजी से भाग रहे थे। जंगल में भेड़ियों के गुर्राने और रीछों के चीखने की मखसूस आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जिस रास्ते पर वो खच्चर को दौड़ा रहे थे इस तरफ इन्हें एक रीछ या एक भी भेड़िया दिखाई न दिया था। वो मुसलसल खच्चर दौड़ाते रहे और फिर 4 घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो जंगल से निकल आने में कामयाब हो गए। आगे मैदान और पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ था। वो रुके बगैर आगे बढ़ते चले गए। अगले 2 घंटों में वो मजीद 30 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। पहाड़ियों की साइड में एक तवील खाई थी जो दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। खाई के साथ साथ एक रास्ता था जो पहाड़ियों के गिर्द घूमता हुआ जा रहा था। वो इसी रास्ते पर खच्चर दौड़ा रहे थे कि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां थीं और इन रास्तों पर जिस तरह बार बार मोड़ आ रहे थे इनसे रास्ता और ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा था। वो जिस रफ्तार से खच्चरों को दौड़ा रहे थे अगर दौड़ते दौड़ते मोड़ मोड़ने की बजाय खच्चर सीधा आगे बढ़ जाते तो वो गहरी खाई में गिर सकते थे। लेकिन शायद खच्चर पहले से इन रास्तों पर दौड़ाने के लिए सुधाए हुए थे, इसलिए वो बड़े माहिराना अंदाज में दौड़ते हुए मोड़ मोड़ते जा रहे थे। 1 घंटे की मुसलसल मोड़ मोड़ने के बाद वो जैसे ही एक मतवाजी रास्ते पर पहुंचे तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसे दूर एक चट्टान पर कुछ इंसान दिखाई दिए। उसने बेइख्तियार अपने खच्चर की रफ्तार कम की और फिर उसे आहिस्ता से रोक लिया। जूलिया भी अपना खच्चर रोक लिया था। क्या हुआ, क्यों रुक गए हो? जूलिया ने पूछा। उस सामने चट्टानी इलाके की तरफ देखो, इमरान ने दूर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां बहुत से इंसान हरकत करते दिखाई दे रहे थे। ओह, ये तो मुसल्लह अफराद मालूम होते हैं। उनकी तादाद भी ज्यादा है। क्या ये फौजी हैं? और क्या यहाँ पर कोई चेक पोस्ट है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनके लिबास फौजियों जैसे तो नहीं है, लेकिन बर्फानी तूफानों से बचने के लिए हो सकता है उन्होंने ऐसे गर्म लिबास पहन रखे हों और ये फौजी ही हों, इमरान ने कहा। तो क्या क्लारियो ने हमसे झूठ बोला था कि इस तरफ कोई चेक पोस्ट नहीं है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। वो पहाड़ी चट्टानों की ओट में थे, इसलिए इमरान को यकीन था कि इन लोगों ने उन्हें इस तरफ आते हुए नहीं देखा होगा। उसकी बातों से तो नहीं लग रहा था कि वो कोई झूठ बोल रहा है, इमरान ने कहा। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो फिर ये मुसल्लह अफराद कहां से आ गए? जूलिया ने कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन अब हम इस रास्ते पर मजीद सफर नहीं कर सकेंगे। अगर हम आगे गए तो आसानी से मुसल्लह अफराद की नजरों में आ जाएंगे, इमरान ने कहा। तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई है। क्या हमें वापस जाना पड़ेगा? जूलिया ने कहा। नहीं, इन खच्चरों को हमें यहीं पर छोड़कर खाई में उतरना होगा और हम खाई से होते हुए इन मुसल्लह अफराद की नजरों से बचकर आगे जाएंगे। अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम आगे का सफर पैदल तय करें, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो खच्चर से उतर आया। जूलिया भी खच्चर से उतर आई थी और फिर उन्होंने खच्चरों का पर बंधा हुआ अपना सामान उतारना शुरू कर दिया। सारा सामान खच्चरों से उतारकर इमरान ने खच्चरों का रुख वापस मोड़ दिया जिस तरफ से वो आए थे। फिर इमरान ने बारी बारी इन खच्चरों को थपकी दी तो खच्चर पलटकर तेजी से वापस भागते चले गए। ये सुधाए हुए जानवर हैं, अब ये भागकर वापस अपने मालिक के पास चले जाएंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब शाम के साए फैल रहे थे और सर्दी में इजाफा होना शुरू हो गया था। उन्होंने आंखों पर गॉगल्स लगा ली और फिर वो चट्टानों की ओर से खाई में उतरना शुरू हो गए। खाई की चट्टानें ज्यादातर बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और वो एक दूसरे के करीब थीं, इसलिए इन दोनों को नीचे जाने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा।
चट्टानों के दरमियान उतरते हुए इन्हें यकीन था कि ऊपर चट्टानों पर मौजूद मुसल्लह अफराद इन्हें नहीं देख सकेंगे। वो तेजी से चट्टानों पर उतरते हुए खाई में पहुंचे और फिर उन्होंने नीचे मौजूद चट्टानों की आड़ लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहां थोड़ी ही देर बाद वो इस इलाके में पहुंच गए थे जहां ऊपर वो मुसल्लह अफराद फैले हुए थे। एहतियात से ऐसी कोई आवाज पैदा ना हो जिससे ऊपर मौजूद मुसल्लह अफराद चौंक पड़े, और अगर उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया तो हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो चट्टानों के बीच में से होते हुए बेआवाज कदमों के साथ वहां से गुजरते चले गए। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक एक चट्टान के पीछे से मशीन गन गरजी और इनसे कुछ फासले पर मौजूद एक चट्टान पर बेशुमार गोलियां पड़ी और चट्टान के टुकड़े उड़ते चले गए। हॉल्ट, जहां हो वहीं पर रुक जाओ, चट्टान के पीछे से खड़कती हुई आवाज सुनाई दी और वो दोनों वहीं ठिठक कर रुक गए। लाख एहतियात बरतने के बावजूद वो किसी मुसल्लह आदमी की नजरों में आ गए थे और उसने उन्हें रोकने के लिए एक चट्टान पर फायरिंग करके उन्हें बाकायदा वार्निंग दी थी। जिस चट्टान पर फायरिंग हुई थी वो बिल्कुल उनके करीब थी और वो समझ गए थे कि अगर वो ना रुके तो अगली बार गोलियां इन्हें डायरेक्ट चलनी कर सकती हैं। इसलिए उनके पास रुकने और मुसल्लह आदमी की बात मानने के सिवा कोई और ऑप्शन बाकी ना था। इसलिए उनके हाथ बेइख्तियार बुलंद होते चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।